पेड़ पौधे, खेत और घर सब तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अशोक भैया, मैं और विनीत, जिसे प्यार से मैं वीनू कहती, अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़ा बाबू थे, माँ एक घरेलू महिला। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की नौकरी बैंक में लग गई। अच्छी नौकरी थी, रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के रिचा भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका समृद्ध था, भाभी का खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पाकर उसकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप का सामान? आंखें दिखाती भाभी मुझे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम देकर मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी अशोक भैया शायद भाभी को कुछ कहें, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप लगाकर बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भांप लिया था और जल्दी मेरी शादी नवीन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहां पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक कर चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था, फिर भी हर तीज त्योहार में मायके की यादें और टीस उठती और स्वतः दब भी जाती। कुछ सालों बाद वीनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा भी तो नहीं था जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी, खिड़की से झांक कर देखा तो वीनू नज़र ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में वीनू नहीं आया। वैसे तो क्या करूँगी, मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, दीदी। पलट के देखा तो वीनू था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू वीनू, कह गले लग गए। हम दोनों भाई बहन, आंखें आंसुओं में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी। सामान उठाकर हम घर की ओर चल दिए। दरवाज़ा रितु ने खोला। मेरे वीनू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। जैसे वीनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था। रितु, कोई परेशानी नहीं हुई? मैंने कहा, नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं। रितु ने, याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से वीनू बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वाद बना है रितु। मेरे कहते ही बच्चों का चेहरा खिल उठा। 2 दिन वहीं रहा और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आंखों पे बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगे, आदत ही नहीं थी मायके में ठाट और मायके की लाड लगवाने की। वापस आने के वाले दिन रितु सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? रितु, क्यों नहीं दीदी? अगर माँ जी होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो हक से ले लीजिए। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा रितु, ये तो मेरा हक है, ज़रूर लूँगी। और दोनों नंद भाभी गले लगकर रो पड़ी। हमें देख
वीनू की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी सारी भाभियाँ एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे। मैं आ गई वापस अपने ससुराल अगली छुट्टी में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। दूसरी कहानी। निकिता विवेक भैया की मुंह बोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले विवेक भैया को बखूबी पहचानती है। वह बचपन से ही ज़िद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन ले, पर जोर ज़बरदस्ती से उसने कुछ मनवाया असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की करुणा पसंद आ गई। करुणा के पिता कपड़ों के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला नाम था उनका। 2 भाइयों की अकेली बहन करुणा परिवार की राज दुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मान दान होता रहा, और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम न होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार बेटा मना कर वापस लाया भी, पर वह माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। पुरुष का हृदय तो एक साथ कई लोगों के स्नेह को संभाल लेता है, मगर स्त्री के लिए मुश्किल होता है। प्रेमी या पति, मायका या ससुराल, बेटी या बहू में अक्सर एक को ही चुन पाती है, क्योंकि स्वभावतः एकनिष्ठ प्रेम ही निभाने में यकीन करती है। बस इसी तर्ज पर वह पिता के घर को ही अपना घर मानती रही। पति व बेटे भी इस अगाह मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से भी कहाँ रुकती थी, और उन्होंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा न गया, तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वह बदहवास से वहीं रहने लगी। किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती। उसका अपने घर के प्रति प्रेम को देखते हुए विवेक भैया भी उब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना ही छोड़ दिया। उसके बाद से वह अपने लोगों की आंखों में खटकने लगी। कब जाएगी ये, कब तक माँ बाप थे, समझ में आता था। उनकी देख रेख में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके मोह में यहाँ पड़ी है। पता नहीं इनके पति भी कैसे हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं, लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते हैं और साथ ही ले जाते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं। अरे मेरे साथ भी यही होता है। अक्सर उसके पीठ पीछे बड़ी और छोटी भाभियाँ कानाफुस्सी करती, फिर भी उनकी बात को दिल पर लिए बिना वह पूरे मन से लगी रहती। भाइयों भतीजों की अपने उनके पसंद की चीज़ों बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना, जैसे उनके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूँ नहीं कहाँ छूटता है, उसे छूटते छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ न बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मोह टूटता ही नहीं था। भाभीियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वाले नसीब से मिलते हैं। यहाँ तो बिल्ली के भाग्य से सिक्का टूटा था। सब भांप चुके थे कि ना तो वह ससुराल जा रही है और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे जब तक घर के सारे काम करुणा पर छोड़कर बाहर जाने लगी, बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उसकी माएँ कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाज़ार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जाती। जिस रोज़ कोई और कार्यक्रम न बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर आती। अब करुणा खुशी की वजह न होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती बहन से जब सगी भाई भी कतराने लगी, तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज न तो मायका हाथ में था और ना ही ससुराल। अंततः उसने निकिता का फ़ोन किया।
दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? निकिता ने उनकी हड़बड़ाई आवाज़ सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ज़रा खोल कर बताइए कि क्या बात है? निकिता ने पूछा, जबकि उसे पता था कि करुणा भाभी विवेक भैया से झगड़कर महीनों से मायके में जा बैठी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी की माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है, असली घर तो पति गृह होता है। पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था। निकिता ने कहा, घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वह भी भंग हो गया है। विवेक से लड़कर यहाँ आई थी, अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी। यही काम कर कर के मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर निकिता ने फ़ोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है विवेक भैया। आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी ने टिफ़िन बनाना होता है। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे? उसने समझा बुझाकर विवेक भैया को करुणा भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वह आई तो उन्हें देखकर दिल धक से रह गया। आंखें अंदर तक धंस गई थी, चेहरे की हड्डियां निकल आई थी, वजन 10 किलो तक कम हो गया था। धन्यवाद।